कैफ 2 है आजकल। अच्छा जी, सारे अच्छे बच्चे तो आ गए हैं माशाल्लाह। ये चैप्टर नंबर 22 ही नहीं हमारे से ख़त्म हो रहा, तो हमने सीए क्या करना है? चैप्टर नंबर 22 निकालें। कितने दिन और लगाएंगे इस चैप्टर पे? जी भाईजान, कितने दिन और लगाएंगे इस चैप्टर पे? बोलते भी नहीं एक तो आप लोग, पता नहीं कि दीवारों से बात कर ले बंदा। क्वेश्चन 47, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, पेज 522, इन रूल्स मेड देयर अंडर आइडेंटिफाई द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। इन फॉलोइंग सिनेरियोज में रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख आपने बतानी है। 1 अगस्त को सारा ने अपने आप को रजिस्टर करवाया अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। ये अपने आप को कब तक जो है वो रिटर्न जमा करवाए? मैंने कहा था 18 की तारीख लिखाया करें। 15 सितंबर अब छोड़ें, आप बड़े हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में 18 तक की गुंजाइश अवेलेबल है, तो 18 तक कर दें आप। नेक्स्ट, फातिमा फाइल्ड रिटर्न फॉर मंथ ऑफ जुलाई ऑन 10 अगस्त 2012। शी वॉन्ट्स टू रिवाइज हर रिटर्न। वो अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहती है। किसी को याद है रिटर्न रिवाइज करने में कितने दिन थे? 120 दिन। रिटर्न रिवाइज करने में कितने दिन है? 120 दिन। तो 120 दिन में ये अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकती है। ले आओ, ढूंढे कहाँ लिखा हुआ है 120 दिन में अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकती हैं। एक 120 दिन के अंदर अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकती है। भाईजान ये कहाँ लिखा हुआ है? भाईजान आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, ऐसा तो ना किया करें ना, अब आप लोग इतना पढ़ पढ़ के आखिर के अंदर ये जो है वो फिर होना था, तो फिर क्या फ़ायदा। 120 दिनों के अंदर अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकती है। 489 सेक्शन 26 का 3, 180 डेज गिने जी। 10 अगस्त है तो 31 माइनस 10, 21 सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, 30, दिसंबर के निकाल लें कैलकुलेटर पर। आठ। टोटल कितने हो गए? तो फातिमा अपनी रिटर्न कब तक रिवाइज कर सकती है बोलें? 8 दिसंबर तक। नोट कर लिया? कर लिया। आगे चलें। Amna Engineering Limited is registered on Sales Tax Act. AEL wants to file an annual sales tax return for financial year ended 30 जून 2012। ये एनुअल रिटर्न अपनी जमा करवाना चाहती है। पेज नंबर 504 पर लिख लें, पेज नंबर 504। तो ये 30 सितंबर 12 तक जमा करवाएगी। देख लें, ढूंढें। कंपनीज ने एनुअल रिटर्न 30 सितंबर तक जमा करवानी है। आबिदा वांट्स टू डी रजिस्टर हर सेल्फ विद इफेक्ट फ्रॉम 30 सितंबर। डी रजिस्टर करने वाले ने कौन सी रिटर्न जमा करवानी है? स्पेशल नहीं भाईजान, मैंने आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करनी है आज। चैप्टर ख़त्म होने के बाद भी अगर आपने यही सुनना था मैंने, तो मैं जा रहा हूँ। पेज 491, कोई रोका ही नहीं किसी ने। चलें, खैर है। फाइनल रिटर्न। तो अ पर्सन अप्लाइंग फॉर डी रजिस्ट्रेशन शेल बिफोर डी रजिस्ट्रेशन फर्निश फाइनल रिटर्न। द टाइम विल बी डायरेक्टेड बाय कमिश्नर। तो टाइम नहीं लिखा हुआ, लिखें द टाइम विल बी डायरेक्टेड बाय कमिश्नर। यार देख, मोबाइल मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा ना, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का वक्त कीमती है। शुक्रिया ग्रीन शर्ट। अच्छा जी, वाइल कैरिंग आउट द सेल्स टैक्स ऑडिट ऑफ हलीमा। हलीमा का सेल्स टैक्स ऑडिट करते हुए द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी इन द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स डिपॉजिटेड बाय हर। तो ऑफिसर ने कहा, हलीमा आपने सेल्स टैक्स कुछ जमा नहीं करवाया।
शी एक्नॉलेज दिस डेफिशिएंसी, उसने कहा मैं मानती हूँ मेरे में विटामिन की कमी है और मैंने सेल्स टैक्स भी जमा नहीं करवाया, बट फेल टू डिपॉजिट, लेकिन मैं जमा नहीं कराऊंगी, आए कर लो जो करना है। आ शो कॉज नोटिस वॉज इशूड टू हर, उसको एक शो कॉज नोटिस आ गया, बहुत देर कर दिया हलीमा आपने, अब आपको शो कॉज नोटिस आ गया। इसका मतलब है हम यहां खड़े हैं, शो कॉज नोटिस वॉज इशूड टू हर, नाउ यू विल प्ले टैक्स एवेडेड प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस एनी पेनल्टी। तो सेक्शन मैंने तय था, दोनों में से जो मर्जी लिखाइएगा, लिख लें 26 का 4 या 25 का 5। छब्बीस का 4, हाँ आवाज़ नहीं आ रही, एसी सेट करना है, ठीक है जाओ यार आप भी कराओ, बोर तो कोई है नहीं बॉयज़ हाइब्रिड में। ओके आगे चलें। अशोकस नोटिस वॉज इशू टू हर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, उससे अशोकस नोटिस आया टैक्स पे करने का। डिटर्मिन हलीमाज, भाई ये वाला इसी पे चला दो, डिटर्मिन हलीमाज लाइबिलिटी इन अबव सिचुएशन, उसकी लाइबिलिटी बताएं इस सिचुएशन में, तो वो मैंने आपको बता दिया, शी विल पे टैक्स प्लस डिफॉल्ट चार्ज प्लस 100% पेनल्टी। आगे पढ़ें अगला लाइन। ऑल्सो एक्सप्लेन, ये भी बताओ, वेदर इट वुड हैव बीन टू हर एडवांटेज, उस बेचारी को क्या फ़ायदा होता अगर वो अमाउंट पे कर देती बिफोर शो कॉज नोटिस, उसको क्या फ़ायदा होता अगर वो शो कॉज नोटिस से पहले अमाउंट पे कर देती। इन दैट केस शी वुड पे टैक्स प्लस डिफॉल्ट चार्ज प्लस 25% पेनल्टी एंड शी वुड हैव सेव्ड 75% पेनल्टी। तो ये भी लिखाइएगा ज़रा, अच्छा फिक्रा बन जाएगा, तो वो 75% पेनल्टी सेव कर लेती, ये बाजी को फ़ायदा होता। ओके अगला सवाल है 57 का बी। हाँ ये उसने गलत लिखा हुआ है, 57 का बी नहीं है, 56 का बी है। हाँ जी, रूल्स रिलेटिंग टू चेंज इन particulars of registration, rules relating to change in particulars of registration। अगर आप particulars of registration चेंज करवाएं तो उसके रूल्स क्या हैं, तो ये हैं जी चेंज इन particulars of registration। अगर आप अपना नाम पता वगैरह कुछ चेंज करें तो आपने कंप्यूटर सिस्टम में बताना है 14 दिनों के अंदर। चेंज एज मैन्युफैक्चरर, इसका मतलब ये था कि पहले आप रिटेलर थे, होलसेलर थे, डीलर थे, अब आप मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। चेंज एज मैन्युफैक्चरर विल बी अलाउड अगर रूल 5 वाली शराइत पूरी हों। रूल 5 वाली शराइत ये थी कि अब अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपनी जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स वगैरह, बिजली के मीटर और गैस के मीटर की तस्वीरें भी लगाएंगे। तो और अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं तो फिर तो पहले ही सारी चीज़ें आपने दी होंगी। और अगली बात ये थी कि सिस्टम चेंज को अप्रूव कर देगा और कमिश्नर अगर चाहे तो मॉडिफाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन में कोई भी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपकी कोई भी चीज़ें कमिश्नर मॉडिफाई कर सकता है। अच्छा, अब सवाल में उसने बड़ी अजीब सी लाइन पूछी है। सवाल में उसने पूछा है कि रूल्स रिलेटिंग टू चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अदर देन चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी। कहते हैं बिजनेस कैटेगरी की चेंज जो हो रही हो वो मुझे ना बताओ। इसका मतलब है कि 7 के 1 2 3 4 में से सिर्फ कौन सा लिख के आना है, बोलें 1 3 और 4,
कौन सा नहीं लिख के आना? दूसरा नहीं लिख के आना। चलें जी आगे। डन। अच्छा, उससे पता है डर क्या था? उसे डर ये था कि आप सिर्फ ये नहीं लिख के आएंगे, आप आगे ये भी लिख के आएंगे, चेंज एज मैन्युफैक्चरर शेल बी अलाउड इफ कंडीशंस अबव आर फुलफिल्ड, देयरफॉर यू विल अटैच जीपीएस टैग्स फोटोग्राफ्स ऑफ मशीनरी। कहते हैं आप, उसे डर था कि आपने साइड पे निकल जाना है। वैसे निकलना नहीं था आप लोगों ने, उसे डर था आप लोगों ने साइड पे निकल जाना है, तो उस रोकने के लिए उसने कहा कि ये वाले पॉइंट ना ही डिस्कस करो तो बेहतर है। चलें जी आ जाए। अगला पॉइंट कौन सा है भाई? अगला सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 और 38 का है, ये दो करने हैं हमने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कर लो, हाँ हाँ, मत कहो, वैसे ही कर लो, कोई मसला नहीं। हाँ ओके। क्वेश्चन 24 का सी, व्हाट ट्री कोर्स इज अवेलेबल, बल्कि पहले से पढ़ना शुरू करें। क्या इनपुट टैक्स जो पे किया है आपने किसी पिछले महीने में, क्या इस महीने में रिकॉर्ड हो सकता है? मेरे ख्याल से तो भूला हुआ इनपुट अगले 6 महीने में कभी भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो क्या इनपुट जो पिछले महीनों का है इस महीने में रिकॉर्ड हो सकता है? सेक्शन 7 के 1 की लास्ट 2 लाइंस। भाई लिखो तो सही ना ग्रीन शर्ट साथ साथ कि मैं सेक्शन का नंबर कौन सा लिख रहा हूं। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? नहीं कुछ नहीं होगा। चलें अगला पॉइंट पढ़ते हैं फिर। होगा। व्हाट वुड हैपन अगर इनपुट एक्सीड कर जाए आउटपुट के, तो क्या होगा? छोटा छोटा करके इसमें लिखाइएगा। अगर इनपुट एक्सीड कर जाए आउटपुट के तो क्या होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कंप्यूटर, क्या आप लोगों ने नाम रखा हुआ? गपशप जीपीटी। अच्छा छोड़े पहले, जिनको समझ आ गई उनके लिए। पेज 484। A registered person shall not be entitled to minus input exceeding 90% of output, और अगर ज्यादा हो जाए तो एक्सेस इनपुट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ। ये करेंगे। अगर इनपुट आउटपुट से बढ़ जाए तो 90% तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और उसे अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बस 2 नंबर का सवाल है, इतना सा लिखा है सेक्शन 8B का 1। बाकी सवाल ने कोई वाजे नहीं किया हुआ कि एक्सपोर्ट सेल की बात भी हो रही है या नहीं, तो एक्सपोर्ट सेल वाला भी लिख के आ सकते हैं आप। एक्सपोर्ट सेल वाला, इफ इनपुट एक्सीड आउटपुट द एक्सेस इनपुट शेल बी रिफंडेड। अगर इनपुट आउटपुट से बढ़ जाए तो एक्सेस इनपुट आपको क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। तो सेक्शन 10 का 1B को पहले एक रेड लाइन लिखी जा सकती है। नेक्स्ट, क्या रिकोर्स अवेलेबल है हमारे पास, यानी क्या कर सकते हैं अगर आउटपुट किसी महीने गलती से कम शो कर दें? क्या रिकोर्स अवेलेबल है हमारे पास अगर आउटपुट किसी महीने कम शो कर दें? अच्छा, इनपुट किसी महीने रिकॉर्ड ना हो इसका तो हल है। आउटपुट किसी महीने कम शो कर दें, इसके 2 हल हैं। या तो आप रिटर्न रिवाइज कर दें,
सेक्शन नंबर 26 के 3 में अभी मैंने आपको दिखाया था, इन 120 डेज, 120 दिन के अंदर आप रिटर्न रिवाइज कर दें। एक हल ये है, और एक और हल है, आउटपुट कम रिकॉर्ड हुआ है, एक और हल बता दें। Where for any valid reason VOS or amount of tax has increased, अब उसे बढ़ाना है, the registered person shall issue a debit note। बल्कि दो हमने छोटे छोटे सवाल किए थे, आउटपुट गलती से पता नहीं 27,000 और 45,000, छोटे छोटे थ्योरी के सवाल किए थे हमने। तो जब कभी आउटपुट कम हो जाए तो आउटपुट बढ़ाने का तरीका क्या है? टैक्स बढ़ाना है ना आपने, तो क्या करें, मैंने क्या करना है, आउटपुट को बढ़ाना है। तो मेरा सिनेरियो नंबर बनेगा 3 और ये रूल नंबर बनेगा 21 का 1। तो सेलर शैल इशू डेबिट नोट, सेलर शैल इशू डेबिट नोट, आप डेबिट नोट इशू करेंगे, और नो लिमिट ऑफ 180 डेज। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या हो रहा है। तो ये आज मैंने आपके सामने एक अजीब सी बात की है, पहली दफ़ा शायद। बातें तो दोनों आपको पता थी, लेकिन जिस तरीके से मैंने की हैं उस तरीके से आपको पहली दफ़ा पता चली हैं। अगर कभी आउटपुट मैं कम रखूं तो आउटपुट बढ़ाने का क्या तरीका है? ऑप्शन 1 रिटर्न रिवाइज कर दें, लेकिन वो तो सिर्फ 120 दिन में हो सकती है। ऑप्शन 2 मैं डेबिट नोट अगले को इश्यू कर दूं, यार मादरत वो आउटपुट मैंने गलत रिकॉर्ड किया था, सही वाला आउटपुट। अंग्रेजी याद है, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन VOS और अमाउंट ऑफ टैक्स इज टू बी इंक्रीज्ड द सेलर शैल इशू अ डेबिट नोट। लेकिन ये गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, इसलिए इसमें 180 दिन की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। डन डन डन। और कौन सा सवाल मैंने आपको कहा था? थर्टी 38 का ए, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब ये बड़ा वेग सा सवाल है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो वाज़े तौर पे एक जगह लिखा हुआ है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न में मैं आपको 2 सफ़े दिखा सकता हूँ। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एक तो ये वाली कुछ कहानी है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश अ रिटर्न। तो सेक्शन 26 का कोई एक कम से कम लिख के आ जाए। सेक्शन 26 का 1, रिटर्न फाइल करने का तरीका। लेकिन एक और सेक्शन भी है, वो मेरे ख्याल से उसमें से फिर अलग से सवाल पूछेगा कि फेडरल एक्साइज का काम भी कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स का काम भी कर रहा हूँ, तो मैं कौन सी रिटर्न किस तारीख को जमा करवाऊँ। मैंने कहा था जो मेजर एक्टिविटी होगी। इसकी हेडिंग तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, लेकिन अंदर बात रिटर्न फाइल करने की नहीं हो रही। अंदर बात हो रही है कि 2 एक्टिविटीज़ में से जो बड़ी एक्टिविटी है उस तारीख को जाकर रिटर्न जमा करवा दो। अब हेडिंग तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न लग रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अंदर की कोई ना कोई लाइन लिखेगा जिससे पता चलेगा ये है। बहरहाल ऑन अ बोल्ड साइड वी कैन से रूल नंबर 14, बट मेरे नहीं ख्याल इसकी खास ज़रूरत है। रूल 14, क्योंकि उसका अगला सवाल भी ना सेक्शन 26 में से ही है, वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ रिटर्न। ये मैंने आपको बताया था, वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ रिटर्न का फ़ायदा क्या होता है। वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ रिटर्न का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ढूंढने कौन सा सिनेरियो है इन तीनों में से वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ रिटर्न। बैठे बैठे आपको ख्याल आ गया आप रिटर्न रिवाइज करें। मुझे लग रहा है पहला वाला सिनेरियो है, वेन एवर इट कम्स टू हिज ख्याल, जब भी ये उसके
ख्याल में आ जाए, वेन एवर इट कम्स टू हिज ख्याल बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट। तो नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले जब भी आपके ख्याल में आ जाए तो आप क्या करें, बोलें रिटर्न क्या कर दें, रिवाइज। इससे बोलें फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि बोलें 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 पेनल्टी पे करनी नहीं पड़ेगी। चलें जी आगे, अगला सवाल देखेंगे। रिवीजन ऑफ रिटर्न, मैं रिटर्न रिवाइज करना चाहता हूं। कब रिवाइज करना चाहता हूं, ड्यूरिंग और आफ्टर इश्यूएंस ऑफ नोटिस ऑफ। सो इट इज द एवर अजीब ड्राफ्टेड इंग्लिश। ड्यूरिंग ऑडिट और आफ्टर इश्यूएंस ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट। ड्यूरिंग ऑडिट और आफ्टर नोटिस ऑफ ऑडिट। अब एक ही बात बन रही है, ड्यूरिंग ऑडिट वाला सिनेरियो भी दूसरा ही है और आफ्टर नोटिस ऑफ ऑडिट भी देखें दूसरा ही सिनेरियो बन रहा है। ये बिफोर नोटिस ऑफ ऑडिट है ना, तो फिर ये वाली बात आफ्टर नोटिस ऑफ ऑडिट है। तो ड्यूरिंग ऑडिट एंड आफ्टर ऑडिट का नोटिस, तो ये फिर दूसरी लाइन ही शायद बनेगी। अजीब सा फिक्रा लिखा था इसने, आइंदा कभी नहीं लिखा, ये पता नहीं कितने साल पुराना सवाल है, इसको निकाल दो यार किताब से। तो ये इसमें आप लिख के आएंगे 26 के 4 की फर्स्ट लाइन और इसमें 26 के 4 की सेकंड लाइन। लेकिन आजकल बड़े क्लियर सवाल आ रहे हैं। अभी आप टर्म टेस्ट में भी देखेंगे, आज बड़ा क्लियर सवाल है। पता नहीं शायद इन लोगों ने नियत की हुई थी टेस्ट नहीं देना, तो मींह बरसने लग गई। अच्छा जी, हमने कौन कौन से सवाल किए हैं? चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले किया था 47 का पूरा किया था, फिर क्वेश्चन नंबर 56 का भी, फिर 24, फिर तो ये जी एक आधा और सवाल रह गया मेरी नज़र में। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जितने सवाल थे आपको करा दिए गए हैं। ओके, ये आज वाले सवाल भी वैसे अच्छे थे, थोड़े से जरा सोचना पड़ा था। अब हम इंशाल्लाह लॉसेस के चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको होमवर्क ना बता दूं। तरतीब से ये चीज़ें आप लोग लिखने लग गए हैं रोज़ाना के लेक्चर की। चैप्टर 23 तो पहले मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। होमवर्क है जी आज आपका क्वेश्चन नंबर 25। ये एंड पे एक ही दफ़ा तस्वीर खींच लीजिएगा, साथ साथ क्या नोट करें। अच्छा जी, चैप्टर 23 का क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क है, पेज 563 निकालें। असल में मैं बात को खींच रहा हूँ, मुझे 4-5 मिनट इधर उधर ज़ाया कर लेने दें, बच्चे आ जाएं, फिर लॉसेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज कराना है। अच्छा, इस सवाल में ना आई कैप से गलती हुई थी, तो अब मैं उस गलती को आपको बता देता हूँ। वो गलती आई कैप से ये हुई थी कि आई कैप ने ना डब्बे में लिखा है मशीन आपने ख़रीदी है 25 लाख की, लेकिन लिखा है मशीन्स। इसका मतलब है एक मशीन नहीं है। कितनी मशीनें हैं? 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, मुझे नहीं पता। जब आप नीचे जाते हैं तो नीचे उसने बताया है 2 मशीनें ख़रीदी हैं, एक 15 लाख की और एक 10 लाख की। अब अक्सर बच्चे जब घर में सवाल करते हैं तो वो ये इस तरह सवाल करते हैं, ये 25 लाख वाली मशीन अलग समझते हैं, ये 25 लाख वाली मशीन अलग समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इंक्लूड का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। तो ठीक है, बच्चे से गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आई कैप आपको ही ब्लेम करूँ, आपसे गलती हो सकती है, नेचुरल है। इंक्लूड का लफ्ज़ लिखा होता है तो फिर ही हम ऊपर जाके देखते हैं ना, तो यहाँ इंक्लूड का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था, इसलिए बच्चे अक्सर सोल्यूशन करके आते हैं, ये 25 लाख की मशीन को अलग ट्रीट करते हैं, 15 लाख की अलग, 10 लाख की अलग, तो मशीनें ही मशीनें होती हैं पूरे सवाल में। तो बस अब इस तरह कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं।
बाकी अगर खींच तान के मैं आई कैप की साइड से बात करूँ तो उसने मशीन्स लिख दिया था, तो फिर हमें डिटेल अवेलेबल नहीं थी, तो उसने जाके बताया फिर ए एंड बी। तो जिस बच्चे को ये मशीन्स का लफ्ज़ नज़र आ गया था उससे शायद अंदाज़ा हो गया हो कि नीचे वाली फिगर्स भी वही हैं। तो बहरहाल जो घर में करना है वो तो समझ लिया ना। घर में मेरे ख्याल से इस लाइन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने की ज़रूरत? नीचे सारा डाटा दिया हुआ है, मशीन ए की ये डिटेल है, मशीन बी की ये डिटेल है। चलें जी, तो ये सवाल आपने होमवर्क में करना है। ये इंशाल्लाह पेएबल टू गवर्नमेंट तक मैच करेगा। आज का होमवर्क बड़ा बम्बास्टिक था जो कल मैंने दिया था, वो इंशाल्लाह मैंने आखिरी 15 मिनट में डिस्कस करना है। बम्बास्टिक किस्म का सवाल था आई की हिस्ट्री का, कमाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 29। ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कितने लोगों ने किया था कल घर में? बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें, कितने लोगों ने किया था क्वेश्चन 29? 1 2 3 लोगों ने बस करना था। मैंने ये बोला कि करने वाले नुकसान कर बैठे हैं। चलें, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 8 पे। बस आखिरी आपके 2-3 मिनट ले रहा हूँ। सेक्शन 21 के क्यू की हमने क्या पढ़नी थी? अंग्रेज़ी पढ़नी थी। कुछ समझ आया था उसमें करना क्या सेक्शन 21 के क्यू में? सेल टू अनरजिस्टर्ड पे एतराज़ है इनकम टैक्स वालों को? बोले नहीं। सेल टू अनरजिस्टर्ड पे एतराज़ है इनकम टैक्स वालों को? बिल्कुल नहीं। बस एक थोड़ा सा ध्यान रख लें। कुछ याद है क्या ध्यान रखें? अगर उसे सेल करनी है आपने तो करें यार, शौक से करें, लेकिन क्या करें? 100 मिलियन से ज़्यादा की सेल ना करें एक बंदे को। अब आप मुझे बता दें कल के सवाल में मैं कैसे चला था? सेल से चला था। सेल से चल के मैंने क्या लिखा था? टोटल खर्चे माइनस, तो टोटल माइनस नॉट अलाउड विल गिव मी अ फिगर विच इज कॉल्ड एज अलाउड। तो सेल से चलते हुए क्या करना होता है? बोले अलाउड खर्चे। अब मैंने कहा था 320 का खर्चा अगर 600 की सेल के लिए है, तो मुझे कैलकुलेटर पे बताओ 110 की सेल के लिए खर्चा कितना है? आपने कहा था 50। फिर मैंने कहा था 320 का 10% लेने और दोनों में से हायर या लोअर, लोअर को डिसअलाउ कर दें। तो लोअर को हमने क्या कर दिया था? डिसअलाउ। अच्छा, अगर हम प्रॉफिट से चलते तो अलाउड को माइनस करना होता है या नॉट अलाउड को ऐड बैक? पॉइंट लाइन ना। अगर हम प्रॉफिट से चलते तो अलाउड को माइनस करना होता है या नॉट अलाउड को ऐड बैक? फिर ऐसा ना करते, 280 प्रॉफिट है, इसमें नॉट अलाउड को क्या कर देते? देखें जवाब वही आया। प्रॉफिट से मैं चलाऊं, अगर मैं प्रॉफिट से चलूं तो नॉट अलाउड को, जवाब अल्लाह का शुक्र है 312, इसमें भी यही आ रहा था, और नॉट अलाउड का फॉर्मूला तो वही है, दोनों में से हायर। तो बोलें चाहे कहां से चलें? सेल से। चाहे, जवाब तो सेम आता है। सेल से चलते हुए क्या करना होता है? अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं, और प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड खर्चे ऐड बैक करने होते हैं। तो ये तो इस सवाल से रिलेटेड बात नहीं थी, ये तो एक पुरानी बात थी जो पूरे बिजनेस के न्यूमेरिकल्स के लिए। लेकिन इंशाल्लाह हम पेपर में प्रॉफिट से ही चला करेंगे, अनलेस कि हमें प्रॉफिट ना दिए हों। फिर हम किससे चला करेंगे? सेल से। तो ये जी हमने सारी बातें पढ़ी थी। अब देख लेते हैं आज ए ओवर बी इंटू सी क्या है। ए इज द डिडक्शन क्लेम्ड 320 क्लेम जो मेरे ख्याल से है। बी इज द टर्न ओवर फॉर द ईयर, बी इज द टर्न ओवर फॉर द ईयर कितना? 600। ये किया था ना यार हमने कल, 320 डिवाइडेड बाय 600। एंड सी इज द सेल्स मेड टू अ पर्सन हु इज वेयर सेल इक्वल और एक्सीड, तो ये वाली सेल कितनी थी? 110। तो जवाब क्या आ गया था? तो उसने एक फार्मूला बना के दे दिया, ए ओवर बी इंटू सी। तो लिख लें ए इज 320, बी इज 600। हमारे सवाल में सेल 100 मिलियन है या 110? 110। तो एनी एक्सपेंडिचर फॉर सेल मेड टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला। हाँ, इक्वल होगी 100 मिलियन के, तब भी सजा मिलेगी। दिस अलाउंस शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ
ओहो, याद है कल मुझे नीचे लिमिट लगाई थी, डिसअलाउंस शैल नॉट एक्सीड। अब ये लोअर ऑफ करके नहीं लिखता ना, मुश्किल से अंग्रेजी लिखता है। डिसअलाउंस शैल नॉट एक्सीड 10% और रिडक्शंस। द बोर्ड में एग्जाम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम दिस क्लास। बोझ अगर चाहे तो किसी को रिलैक्स कर दे कि तुम्हारे पे ये क्लास नहीं लगती, कर ले। ओके लॉसी के चैप्टर में आ जाएं, पेज 318। Probably it is the last numerical concept of our syllabus. असेसमेंट अपील्स का चैप्टर पीछे रहता है ना, कुछ बच्चे उसको सुस्ती करते हैं कि चलो आखिरी दिनों में वह खैर है। लास्ट अटेम्प्ट में भी 12 नंबर का सवाल उसमें से आया हुआ था, तो जादू वो जो सर चढ़ के बोले, तो इसलिए सुस्ती नहीं करनी भाई, क्लासें एंड तक लेनी है, पूरी लेनी है, सब पढ़ के जाना है, कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। तो ये जी न्यूमेरिकल्स का कोई आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट है आज का सिलेबस का। अच्छा, बात बड़ी आसान सी है, फोकस रखना है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएशन माइनस होगी होती है, बोले प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएशन माइनस होगी होती है। अभी मैं टैक्स वालों की ले रहा हूँ, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन भी होती है, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे। भाई बहुत ज़्यादा अटेंटिव होने, हाइब्रिड में ये भाई को ज़रा उठाएं। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएशन क्या होगी होती है, माइनस। एक बिजनेसमैन है, उसकी सेल है 70 की, उसके खर्चे हैं 90 के, टैक्स वालों के मुताबिक डेप्रिसिएशन उसने रिकॉर्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह 30 की। इस लॉस को, पेज 318, इस लॉस को मैं कहूँगा लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन। बोले ज़रा, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस लॉस इज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन? बार बार बोले, दिस लॉस इज आफ्टर डिडक्टिंग। अगर ये डेप्रिसिएशन ना डिडक्ट होती तो लॉस कितना होता? कैलकुलेटर क्यों पकड़े हैं बताएं? -20। अगर ये डेप्रिसिएशन ना डिडक्ट होती तो फिर लॉस कितना होता? लेकिन डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट हो गई तो लॉस अब कितना हो गया? इस लॉस का अच्छा सा नाम बताएं। दिस लॉस इज, अच्छा मुझे चाहिए लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। हमारा लॉ चाहते हैं लॉस लो बिफोर डेप्रिसिएशन। लॉस कितना है? रिवर्स चल के एक तो तरीका मैंने आपको बताया 70 - 90, रिवर्स चलें जरा। कितना लॉस है? 50। कैलकुलेटर पे मैंने क्यों साथ नेगेटिव लिखा? लॉस है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, उस तक पहुंचते हुए 30 क्या हो चुके हैं? मैं चाहता हूं लॉस निकले बिफोर डिप्रिसिएशन। कौन सा निकले? गिवन कौन सा है? कल छू छी, वो और था बात, आज डिफरेंट इशारे हैं हमारे। ये लॉस कौन सा है गिवन सवाल में? मुझे कौन सा चाहिए लॉस? बिफोर डेप्रिसिएशन। तो क्या करूं इसमें डेप्रिसिएशन उल्टाने के लिए? हिम्मत करें, पर साइन बोलें, ऐड बैक कर दें। डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है, रिवर्स करें, ऐड बैक करें, बोलें लॉस। और वो 70 - 90 करके भी आ सकता है, लेकिन उस तरह नहीं निकाला करना, उस तरह डेटा नहीं दिया होता पेपर में। तो ये लॉस कौन सा था? आफ्टर डेप्रिसिएशन। फील हो रहा है? ये इसको छेड़े, ये लॉस ये लॉस कौन सा है? मुझे कौन सा लॉस चाहिए? बिफोर डेप्रिसिएशन। तो -50 प्लस, लेकिन डेप्रिसिएशन तो अपनी जगह रही ना, कितनी? 30 की। अलग अलग करने का फायदा ये हुआ है कि ये 6 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा और ये इन्फिनिटी तक। चलें यार, खुशी की खबर सुन लें, डेप्रिसिएशन इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होनी है।
हजम करें या हाजमुला मंगवाऊं? पियो पियो पानी, जल्दी हजम करो। अच्छे बच्चे जल्दी जल्दी हजम करो। मैं अभी करवाता हूँ सारा। चलें जी, कौन सा लॉस गिवन था, मैंने कौन सा निकाल लिया? कोई जादू तो नहीं किया मैंने, मैं देखिए मैंने क्या निकाल के दिखाया आपको। तो -50 में ऐड बैक कर दिया 30, तो ये लॉस कौन सा आ गया? आगे चलें, अल्लाह करे अगले साल प्रॉफिट आ जाएं। अब तो आमीन बोलने वाले भी चले गए। अल्लाह करे अगले साल क्या आ जाए? ओ अल्हम्दुलिल्लाह, अगले साल क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर डिप्रिसिएशन। ये प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर डिप्रिसिएशन। देखें फील होगा, इधर से भी कोई चीज आएगी, इधर नजर रखें। ये प्रॉफिट कौन सा है? ये प्रॉफिट कौन सा है? अब मुझे प्रॉफिट भी बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए मैच करने के लिए ऊपर से, तो वही काम करें जो थोड़ी देर पहले किया। ये साल कौन सा है? 11। पिछला कौन सा था? आप मुझे प्रॉफिट बताएं बिफोर डेप्रिसिएशन 2011 का। कैलकुलेटर पे क्या लिखूं? +35, क्योंकि अब तो ये प्रॉफिट है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है डेप्रिसिएशन के साथ वही साइन लगाएं जो पहले लगाया था, क्योंकि डेप्रिसिएशन उल्टा नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है डेप्रिसिएशन के साथ कोई डिफरेंट साइन नहीं, रिलैक्स हो जाए, डेप्रिसिएशन के साथ वही साइन लगाएं। ये प्रॉफिट क्या है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। इस तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। अगर डेप्रिसिएशन माइनस ना होती तो ये 110 होता। ऊपर से चलाऊं मैं, लेकिन अगर मैं उल्टा चलूं तो क्या माइनस हो चुकी है डेप्रिसिएशन? इसे क्या कर दें? अब ये बस आ गई, अब आवाजें लगाना शुरू कर दें, लो 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 और कसूर मियां वाली उठ जाओ भाईजान, ओ बाजी जी उठ जाओ भाईजान। लेस लॉस माइनस करें। डेप्रिसिएशन पहले माइनस ना करें, पहले लॉस माइनस करें, पुराना वाला बिफोर डेप्रिसिएशन। किस साल का? 2010 का। 11 के प्रॉफिट में से 10 का लॉस माइनस करें। नजर मारें, चाती मारें, चाती मारें, 20। इसको पहले माइनस करें, कितना बच गया? अब आपने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। पहले आपने लॉस माइनस कर दिया पुराने साल का, अब क्या माइनस करनी है? बेहतर है पहले पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस कर लें। उसकी कोई खास वजह है, वो मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा। बेहतर है पहले पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस कर लें। कितनी? वैसे तो डेप्रिसिएशन कोई भी पहले माइनस हो सकती है, कोई मसला नहीं, बेहतर है पहले पुरानी कर लें। बच गए प्रॉफिट। अब डेप्रिसिएशन माइनस करें हमारे साल वाली, ब्रॉट फॉरवर्ड या करंट ईयर? जी 0 आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम। कैरी फॉरवर्ड कर लें, कितनी? इसको तो छोड़े ना, ये तो बस स्टैंड है। अब फॉर्मेट बता दें भाई, ये फॉर्मेट आज के बाद यूज होगा चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर 18 के हमारे कुछ सवाल रहते हैं अभी, अब ये फॉर्मेट हम यूज करेंगे वहां। फॉर्मेट पहले समझें। सबसे पहले आपको प्रॉफिट चाहिए होगा ना, बिफोर शिफोर को भी छोड़ें। सबसे पहले आपको प्रॉफिट चाहिए होगा, उसमें से आपने माइनस करना है पुराने साल का लॉस।
फिर माइनस करना है पुरानी डेप्रिसिएशन और फिर हमारी डेप्रिसिएशन। तो पहले सादा सादा बातें याद रखें। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट में से मैं क्या माइनस करूंगा, पुराने साल का लॉस, फिर पुराने साल की डेप्रिसिएशन और फिर हमारे साल की डेप्रिसिएशन। हाँ, प्रॉफिट और लॉस जो ये वाले हैं दोनों कौन से वाले होने चाहिए, बिफोर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट और लॉस कौन से वाले होने चाहिए, चलें जी नोट मैं कर देता हूं नोट आके। ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मैं सीए कर रहा हूं। ये कर लेंगे इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो फेस पे ही होगी वैसे। हाँ जी, क्या तो फिर क्या, ऐसे क्या पूछ रहे हैं भाई, पता नहीं लगे हुए हैं। वो 31 को इंशाल्लाह आपको बताएंगे, 31 को इंशाल्लाह बताएंगे। आप आने ना आपने 31 को बता देंगे और कितने दिन रहते हैं। अभी तो लंबी कहानी है असेसमेंट अपील्स वाली इंशाल्लाह। चलें जी, try to understand what is going on. Do you understand such type of English? Try to understand if you do not understand. Understand? You don't understand such type of English? You means you're saying no, you understand. You're very clever. अच्छा जी, ये प्रॉफिट कौन सा है, ये लॉस कौन सा है, आफ्टर डेप्रिसिएशन। मुझे कौन सा लॉस चाहिए, लॉस को कैलकुलेटर पे कैसे लिखूं, इस तक पहुंचते डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी, क्या कर दूं, लॉस 20 और डेप्रिसिएशन ये कैरी फॉरवर्ड कर लें, ये कितनी 30 और लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अच्छा, अगले साल प्रॉफिट कौन सा है, आफ्टर डेप्रिसिएशन। मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कितना है, इस तक पहुंचते डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी है, जरा एड बैक करें, प्रॉफिट कितना आ गया, इसमें सबसे पहले माइनस करें लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। 2011 में से 2010 का कितना, अगर फिर भी जगह बचे तो माइनस कर लें पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी, अगर फिर भी जगह बचे तो माइनस कर लें हमारे साल की डेप्रिसिएशन कितनी, क्योंकि वो आप लोगों ने ऐड बैक कर दी हुई ना, अब वो माइनस करें, माइनस तो करनी थी। वट एवर द कैरी फॉरवर्ड में भी उसको छोड़ें, प्रॉफिट रखना है, फिर क्या माइनस करना है,
लॉस। फिर क्या माइनस करनी है? हमारे साल की डेप्रिसिएशन। फिर क्या माइनस करनी है? तो सॉरी, पिछले साल की डेप्रिसिएशन। और फिर आखिर में क्या माइनस करना है? हमारे साल की। पेज नंबर 303। अच्छा जी, अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ वो पढ़ना है। असेसमेंट्स कंप्लीटेड, यानी ये वाले साल ऐसे हैं जिनका टैक्स फाइनलाइज हो चुका है। असेसमेंट्स अंडर ऑडिट, यानी इनमें आप प्लस माइनस करके कुछ दिखा सकते हैं। 2002, 3, 4, 5, 6 में मुसलसल लॉस आ रहा है, लॉस फॉर द ईयर। ये हर साल का अपना अपना लॉस है। आपने केमिकल बेचने का कारोबार शुरू किया है और आपको हर साल लॉस आ रहा है, लेकिन आप डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 साल से आपको लॉसेज आ रहे हैं। ये लॉस है आफ्टर डिप्रिसिएशन। ये वाली टाइप चीज है, ये वाली टाइप चीज नहीं है। ये लॉस क्या है? और डिप्शन कितनी अनएब्जॉर्ब का लॉस छोड़ें भी, और डिप्शन कितनी माइनस हो चुकी हुई है। मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे 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 ये 2 लाख -50 टाइप लग रहा है। -50 क्या था? लॉस आफ्टर। मुझे ये 2 लाख लग रहा है लॉस आफ्टर डिप्रिसिएशन, और ये डिप्रिसिएशन है 5 की, ये 30 टाइप चीज है। अब मैं लिखूंगा -50 प्लस 30। ये लॉस क्या है? बिफोर वाला या आफ्टर वाला? मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए लॉस बिफोर डिप्रिसिएशन वाला। लॉस कितना है? कैलकुलेटर में माइनस के साथ लिखेंगे। लॉस तक पहुंचते हुए डिप्रिसिएशन क्या हो चुकी है? हमेशा आप लोगों ने आफ्टर को बिफोर बनाने के लिए डिप्रिसिएशन उल्टा देनी है, प्लस ही करनी होती है, और कोई हल नहीं है, क्योंकि डिप्रिसिएशन किस टाइप की चीज है? माइनस टाइप की चीज है। तो जिस तरह आप लोगों ने भी किया था -50 प्लस 30, तो -200 प्लस ये जो लॉस होगा, इस लॉस का नाम क्या होगा? बिफोर डिप्रिसिएशन एंड सो ऑन। अगले साल का लॉस 30, बाहर जाके चुप कराएं भाई। अगले साल का लॉस 30, अगले साल की डिप्रिसिएशन, बट ये 30 इज आफ्टर 5, बट आई नीड, तो 30 के साथ नेगेटिव लिखूं क्योंकि ये लॉस है। डिप्रिसिएशन यहां तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी होगी? इससे क्या करूं? एड बैक एंड सो ऑन। -20 प्लस 10 का लॉस, नेगेटिव डन, नोट कर लें। ये लॉस क्या आ गए? गिवन कौन से थे? आफ्टर डिप्रिसिएशन।
इस कॉलम को अब ओके ओवर। अब आप हजरात हर सालों से लॉसें आ रही हैं तो कभी बस तो आई नहीं। 2007 में देखें पहली दफा प्रॉफिट आया, ऑलरेडी बिफोर है। नहीं सर कोई तो चक्कर होगा, नहीं कोई चक्कर नहीं है, ऑलरेडी बिफोर है। हमें चाहिए भी कौन सा होता है? तीसरा कॉलम डालना। तो व्हाइट बोर्ड पे जाएं, सवाल शुरू करते हैं। क्या ये रिडक्शन माइनस हो चुकी है? ये ऑलरेडी बिफोर है। ये क्या था? इसे मैंने क्या बना लिया? ये ऑलरेडी रिलैक्स। नहीं सर आई क्या पैसा भी कर दिए? नहीं जी इतना आसान नहीं, कोई चक्कर होगा, कोई बिफोर के अंदर कोई चीज छुपी होगी, मुझे नजर नहीं आ रही। नहीं छुपी भी, बिफोर है। शुरू करें सवाल। पहली दफा का प्रॉफिट आया, पहली दफा का प्रॉफिट आया तो 2007 से शुरू करते हैं। दो 2007 में प्रॉफिट कितना आया जी? 30,000। कितने थाउजेंड? 30,000। प्रॉफिट फॉर्मेट याद हो गया? सबसे पहले मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा पेपर में, कौन सा वाला? बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। किस साल का? 2007 का। कितना? 23। तो सबसे पहले मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा 2007 का, एंड दैट इज 30। इस प्रॉफिट में से, इधर देखें, इस प्रॉफिट में से पुराने सालों के लॉसेस माइनस करूं या पुराने सालों की डिप्रिसिएशंस माइनस करूं या हमारे साल के डिप्रिसिएशन माइनस करूं? पुराने सालों के लॉसेस माइनस करूं, पुराने सालों के डिप्रिसिएशन माइनस करूं या हमारे साल के डिप्रिसिएशन माइनस करूं? इसको उठा, चपेट मारनी है मैंने। अब एक अच्छा सॉरी वो दिल पे ले गया था, उठा इसको। अच्छा, इस प्रॉफिट में से पुराने सालों के लॉस माइनस करूं, पुराने सालों के डिप्रिसिएशन माइनस करूं या हमारे साल के डिप्रिसिएशन माइनस करूं? पुराने सालों के। द लॉस ऑफ द अर्लीस्ट ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले इसको माइनस करने की कोशिश करें। 195 को यहां क्या लिखूं? लॉर 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 कसूर 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 मियां वाली पत्तों की लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। किस साल का? 2002 का। कितना? लोर 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 भाईजन लोर जाने लो 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 लोर। और आवाज़ लाना बंद कर, बहुत सवारियां आ गई। लो लो चुप लो। पता नहीं क्या क्या सोचा था, क्या क्या माइनस करेंगे। हमने तो सोचा था कि ये सारे भी माइनस कर लेंगे, ये भी माइनस कर लेंगे और ये भी माइनस कर लेंगे, तो यही आ गई थी ये 30 छोटी सी। बस स्टैंड को आप भर दें, बस स्टैंड को आज हम भरने लगे हैं। कैरी फॉरवर्ड, छोटे टाकी मार
चलो जी, सवारियों को बिठाना शुरू करें आप। बस को रवाना कराएं। साजी चलाओ बस। बस चलेगी। अब सवारियों को बिठाना शुरू करें। कैरी फॉरवर्ड। अब माइनस नहीं कर सके ना, वो क्या करें। लॉस पुराने सालों का 2002 का कितना माइनस करना था, कितना हुआ, कितना फिर कभी। हाँ अगले साल माइनस करेंगे, बल्कि अगला साल मेरे ख्याल से इसका आखिरी साल होगा 2002 के लॉस का, अगले साल माइनस कर लेंगे। अब ये सारे लिखने पड़ेंगे आपको। 2003 का कितना लॉस है, यार तुम तीनों इकट्ठे आ जाओ, बहुत टाइम लगता है, 10, 5 और 5, लेकिन बिठाएं इनको अलग अलग। अब जब अगली बस आएगी पहले इस वाली को पकड़ेगी, फिर इस वाली को पकड़ेगी, तो इस तरह बस। सवारियों को तरतीब से बिठा दें। सबसे पहले अगले साल इस सवारी को पकड़ना। और मजे की बात बताऊं, ये सारे मिलके ना बातें कर रहे होते हैं, यार ये बिल्कुल डेथ बेड के ऊपर है, अगर अगले साल डॉक्टर साहब ना आए ना तो इसने मर जाना, क्योंकि 2008 इसका आखिरी साल है। हाँ यार बड़ा अच्छा इसके साथ टाइम गुजरा, अगले साल मर सकता है ये, वैसे अल्लाह करे यार कुछ बन जाए वैसे, तो अगला साल इसका आखिरी साल है। तो इन्होंने साइड पे होके कहा उससे अगले साल तूने भी चले जाना है, अगर बस ना आई ना तूने भी चले जाना है। बस बहुत होगी, आगे चलें। अच्छा चलें छोड़ें। तो 2008 विल बी लास्ट ईयर फॉर 2002, इसलिए इसको फिलहाल कैरी फॉरवर्ड कर लें, कोई मसला नहीं। अब डेप्रिसिएशंस कैरी फॉरवर्ड करनी है, वो मेरे ख्याल से सारी इकट्ठी कर लें। उसमें अब कोई अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं कि पुरानी कितनी है और हमारे साल की कितनी है। द रीज़न इसके पुरानी और हमारे साल की हो तो इधर फिर ज़रा ध्यान रखना, मैंने कहा था तरतीब, अब कोई तरतीब की ज़रूरत नहीं। डेप्रिसिएशंस तो इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होनी है, सारी इकट्ठी उठा लें। एक लिफाफा पकड़ें, उसमें डालें 5, 5, 10, 5, 5, 10, ये सारा लिफाफा इकट्ठा करके इनको एक लिफाफे में डाल के इन सारी सवारियों को गोली दे के सुला दें। ये जब मर्जी इनको उठा लेंगे ये जाग जाएंगे, इनकी टेंशन कोई नहीं है। तो ये इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होंगी। 5 हमारे साल वाली भी उठा दें, हमारे साल इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर दें, हमारे साल वाली को भी आगे ले जाएं। इस 40 को इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड करना है, इसकी टेंशन नहीं है। इसको कोई अच्छी सी गोली देके सुला दें, जब मर्जी उठाएंगे ये उठ जाएगा। हाँ जी अच्छा जी, कीप योर कमेंट्स टू योर सेल्फ। पंगे ले बिला। अब भाईजान बस स्टैंड पे ये सारी सवारियां मौजूद हैं। अब हमारे अल्लाह का शुक्र है बस आएगी और बस लोर 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 इचरा कॉलेज का अगला इशारा आ जाऊंगा और लो 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 और चुप लो 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 भाईजान लोर जाना है, भाईजान लोर जाना है। अच्छा इस फॉर्मेट में क्या उठाएं पहले, प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट उठाएं बिफोर डेप्रिसिएशन। कितना, बस सिंपल सी बात, सबसे पहले क्या उठाना होता है, उसमें के बाद माइनस क्या करना होता है, कितना है प्रॉफिट। वैसे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 2008 का, आपको समझ आ जाए बस। बोले 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 लॉस बिफोर। बाजी जी बाल बच्चे लेके अपने सारे, बाजी जी तुम सहेलियां भी लै
बाजे भी ले आए हो, एक ही हो रहा है। बैठो 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 बैठो, फुड़क के बाहर आ जाएंगे। कितने? 155। फुड़क के बाहर आ जाएंगे। अब बस कुछ उस्ताद जी, बस चलाओ यार, छोटो कर, बस चलाओ। वो जो फुड़क के बाहर आए हैं उस्ताद जी, वो देख लेंगे बस स्टैंड वाले, आप लोग चलें। डेड लॉस कितना माइनस करना चाह रहे थे? 2002 वाला 8 में डेड हो जाएगा, 8 में माइनस करना था, नहीं हो सका। 3 4 5 6 7 आखिरी साल था माइनस करने का, नहीं हो सका माइनस। 10 माइनस 165, उसको मंजी पे डालें, उसको ले जाएं कब्रिस्तान। हमें भी लेके जा रहे होंगे एक दिन, तब से कहानी शुरू होगी हमारी। अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं सारी दुनिया के इंसान सो रहे हैं, जैसे ही मरेंगे आंख खुल जाएगी। अभी तो हम नींद में हैं, अभी तो आंख खुलनी है। लेकिन फिर उस वक्त कुछ कर नहीं सकेगा बंदा कब्र में जाके ना, मसला ये है। बहरहाल सहाबा को समझ आ चुकी हुई थी, इसलिए उस्मान रज़ी अल्लाह तआला कब्र पे जाके इतना रोते थे कि दाढ़ी तर हो जाती। अब कब्रिस्तान के सामने से आज लोग गाने लगा के गुजर जाते हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि कितना लॉस हम माइनस करना चाह रहे थे? 165, लेकिन ऊपर प्रॉफिट ही कितना पड़ा था, तो मजबूरन सब क्या हो गया? डेड हो गया। अब बस बाकियों को तो कैरी फॉरवर्ड करें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। 10 5 5 कह रहे हैं, पंजी तेरी वारी आ जानी हो, दुआ कर बच जाए तू। ओए शर्म कर, अगली बस ना देख, इधर देख, अगली बस मैं खुद दिखाऊंगा, 2009 में जाके देखेंगे क्या हुआ है। अब बस स्टैंड पे खड़े करें ये बंदों को, इनको तो ले जाना इधर से उठा के। अब बस स्टैंड पे खड़े करें बंदों को, कैरी फॉरवर्ड। अब इन्हीं को एज इट इज बुला बंदों को, बल्कि ये बैठे ही हुए हैं, बस बुला लें इनको इधर। कैरी फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, इनको एज इट इज यहां लिख दें। इनको एज इट इज लिख दें, बस स्टैंड पे इनको खड़ा रहने दें, कोई मसला नहीं। कैरी फॉरवर्ड कर लें डेप्रिसिएशन, पुरानी 40, हमारी जी जी 2009 में मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, ज़रा मुझे फॉर्मेट बताएं, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 2009 माइनस लॉसेस बिफोर माइनस पुराने सालों का डेप्रिसिएशन माइनस हमारे साल का डेप्रिसिएशन। चलें जी, चार्टर तैयारा मंगवाया पूरा हमने। आपको पता है जब बस स्टैंड के ऊपर इमरजेंसी हो जाए तो फिर हुकूमत की तरफ से स्पेशल तैयारे आते हैं बस स्टैंड पे। क्या हो गया, क्या हो गया यार, तो पिछली दफा बंदे मार गए, ओ यार बंदे मार गए, खड़े खड़े बंदे मार गए, तो हुकूमत फिक्रमंद होगी इनके बारे में। चार्टर तैयारा भेजा है 220, भेजो यार, कोई ऐसी चीज़ भेजो कि बस स्टैंड फारग हो जाए। पिछले साल बंदे फारग हुए थे इस साल बस स्टैंड को खाली कर दो। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कौन सा साल?
220। लाहौर कसूर 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 जाते 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 मुफच्चे हुकूमत ने त्यारा भेजा भाई। लेस फॉर्मेट लॉस कौन सा वाला? बिफोर डेप्रिसिएशन। जी 2003 कितना? 25। अब 25 ने आवाज मारी छेती से, 10 खुलियां खुलियां सीटा, छेती आ जाओ। वो आराम से खुले खुले होके बैठेंगे। 5 को ले आऊं और ले आ ले आ ले आ। उसने कहा इस 5 को ले आ ले आ, सबको ले आ ले आ, तो लुट मचा दे। $175 क्या माइनस हो गया? प्रॉफिट में से पुराने सालों का। भाईजान उठ जाओ, भाईजान उठ जाओ, लिफाफे तो बाहर निकलो, भाईजान उठ जाओ। कोई नहीं, मैं बाद में भी जा सकता हूँ। चुप आ गई है तो मैं बाद में भी जा सकता हूँ। खत्म कर गल, चल। नहीं मैं बाद में भी जा सकता हूँ। ठीक है तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, बस चल, अभी खत्म होगी बात। क्या पता क़यामत आ जाए। ये चल तू भी अब तो बिजनेस बंद हो जाए मतलब। तो अब तो चल बस 70 माइनस कर। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन 105। अब मुझे बताएं अभी भी प्रॉफिट अवेलेबल है? तो अब क्या माइनस करनी है? कुछ बच्चे कहते हैं आखिरी साल जाके समझ आता है हो क्या रहा था पहले। अच्छा, अब हमने जाके क्या करनी है माइनस? हमारे साल की पुराने लॉस भी हो गए माइनस, पुरानी डेप्रिसिएशनें, और पुरानी डेप्रिसिएशनें माइनस होने के बाद हमारी डेप्रिसिएशन लेस करंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्योंकि करंट ईयर के डेप्रिसिएशन से बिफोर हम चले गए, मैं पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 70। लोर कसूर मियाँ वाली। हाँ सवारियां ही कोई नहीं। चलाओ जी बस। ये 85 इज टैक्सेबल इनकम। दस ही सी होगी, बस स्टैंड खाली हो गया, शायद ईद थी, कोई भी नहीं बस स्टैंड। चाय की दुकानें बंद, जनरल स्टोर बंद, पेट्रोल पंप बंद, बस स्टैंड पे है ही कोई नहीं। प्यारा आया था, जहाज़ों को ले गए। क्या बाहरें होती थी देखें बस स्टैंड में, मना होता था, बाहरें होती थी बस स्टैंड। आप चुप रहा करो। जादू कौन सा होना चाहिए? वो कौन सा जादू होता है जो पाँव पाँव में घूमता रहे? चलें आप क्या करना है वो कर लें, न्यूमेरिकल वाला सवाल कर लें जो होमवर्क में दिया था। पॉज करना,
बंद करो। अच्छा हाँ, अब आप आ जाए, वो कौन सा चैप्टर था? 22 नहीं 23, हाँ 23। अच्छा अभी हमने क्या किया है? चैप्टर नंबर 14 पर हमने पहले तो एग्जाम्पल नंबर किए है 12 और 13, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल हमने की है 3। इनके पेज नंबर बड़े डिफरेंट से हैं। 1 318 और पेज 303। और अब हम वापस आ गए हैं चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर, चलें जी अब आप तस्वीर खींच सकते हैं। बड़े शौक़ से, बड़े अटेंटिव होके एंजॉय करते हुए आप हजरात ने ये सवाल पढ़ना है। अच्छा सवाल था, एक अच्छा सवाल आज टेस्ट में डाला है, एक ये सवाल था, तो अच्छे अच्छे सवाल हो जाएंगे एक ही दिन में 2। ये दे दीजिएगा, जाके बैठिएगा तो सही ना। अब इतनी तो चीज़ें आपको पता ही हैं, कम से कम न्यूमेरिकल्स में आप हाथ डाल लेंगे तो कैसा मसले वाली बात तो नहीं। Zahid Enterprise is in the business of blah 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 has prepared computation of sales tax। ओहो, तो कहते हैं मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दे दिया। तो इसमें इसने किया ये है कि इनपुट कैलकुलेट किया है, यानी ये नीचे सारी परचेजेस पड़ी हुई हैं और इनपुट पे साथ साथ 18% लगाता रहे, लगाते 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 इनपुट इसका ये निकल आया। हाँ इसमें मशीन का भी इसने डाल दिया, और मैं क्या करूँ, पेज नंबर 567, ये इसका इनपुट आ गया 48। फिर इसने ना आउटपुट निकाला है सेल पे 18% लगा के, कहीं लगाया कहीं नहीं लगाया, कोई चीज़ प्लस की है कोई माइनस की है, ये आउटपुट आ गया। अब इसने इस आउटपुट में से ये वाला इनपुट माइनस किया है तो रिफंडेबल आ गया, इसने लिख भी दिया है रिफंडेबल। हालांकि बहुत से ब्लंडर्स हैं इसके अंदर, कुछ चीज़ें इसने गलत लिखी हुई हैं और जो है वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई हुई इनपुट की, काफ़ी सारे मसले हैं। तो एक फॉर्मेट सा इसने आपको बनाने की कोशिश की है। कहते हैं मैंने इनपुट्स 48 है मेरे, आउटपुट मेरा ये है, मेरा रिफ़ंड बन रहा है। तो हुकूमत को कहा जरा मुझे 9.32 रिफ़ंड कर दूँ, पेड तुझे रिफ़ंड करें, पता चले तेरा पेएबल टू कमेंट निकला हो। इसकी रिक्वायरमेंट भी कल करेंगे, रीजंस फॉर इग्नोरिंग द ट्रांजेक्शन। रीजंस का मतलब ये नहीं है डैश डाल के इग्नोर कर दें, रीजंस का मतलब है अंग्रेजी में लिख के बताएं आप। तो फिलहाल हमने जो है वो करेक्ट कंप्यूटेशन करनी है, यानी दोबारा कंप्यूटेशन करनी है। तो मेरे तो ख्याल से ये वाला फॉर्मेट यूज़ ना करें जो इसने बताया। तो इस सबकी जगह वर्किंग 1 में सारी चीज़ों को ले जाते हैं, वर्किंग 1 में जो हमारी चीज़ें होंगी रेलिवेंट। तो well I'm opening the solution for you as well so that we can have a bird's eye view of solution. Working 1, परचेज फ्रॉम रजिस्टर पर्सन 140, रिलैक्स हो जाए बस, 140 पे 18% लगाएं वर्किंग 1 में। मैंने इसलिए नहीं लगाया कि वो 140 पे 18% उसने लगाया हुआ, बस मैंने तो 25 सर या 2 की इधर फिगर लिख दिया। तो इसके बाद परचेज़ दिसंबर के महीने की है, वो गलती से रिकॉर्ड नहीं हो सकी दिसंबर में, तो ठीक है। सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें कहती हैं कि भूले हुआ इनपुट अगर आपको अगले, इसमें दिन नहीं गिनने होते, इसमें महीने गिनने होते हैं। भूला हुआ इनपुट अगर आपको अगले 6 महीने में याद आ जाए तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दिसंबर की भूली हुई परचेज़ अगर जून में आपको याद आ गई है तो रिकॉर्ड कर लें, इसमें क्या मसला है। तो ये हमारी जेन्युइन परचेज़ है, 10 × 18% 1.8 परचेज में डाल दें, कोई मसला नहीं, इसमें क्या मसला। नेक्स्ट, गैस बिल पेड इन कैश। हाँ बिल कैश में पे हो सकते हैं। एक बिल मैंने कहा था रिकॉर्ड ना करें, वो बिल वो था जो ऑफिस के अंदर, क्वेश्चन 28 में एक मसला आया था, ऑफिस के अंदर जो बिजली वगैरह इस्तेमाल करें हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो ये गैस वगैरह फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही होगी, तो गैस बिल, बिजली बिल, सेक्शन 73 में तो यहाँ तक लिखा होता कैश में भी पे कर दो तो कोई मसला नहीं,
ये गैस बिल आपकी नॉर्मल परचेज है, इसको रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, बिजली का बिल किराए के प्रेमिसेस का जिस पे लैंडलॉर्ड की डिटेल्स आ रही हैं सारी बिजली के बिल के ऊपर। हमने पढ़ा था सेक्शन 7, सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था कि बिजली के बिल पे आपकी डिटेल्स आनी चाहिए। सेक्शन 7, इन केस ऑफ परचेज मेड बाय हिम, इन केस ऑफ बिजली और गैस, अ बिल bearing his registration number, not details of landlord, तो ये सेक्शन परचेज डेड हो जाएगी। ये सेक्शन 7 की वायलेशन है। सेवन के 2 का पॉइंट ए है ये। तो इसने तो 3 पे 18% लगाया हुआ है, लेकिन हम सोल्यूशन में 3 लिख के आगे डैश लगा देंगे, और रीज़न में ये वाली अंग्रेजी लिख के आएंगे, क्योंकि सवाल में ये भी कई रीजंस लिख के आनी है। डेबिट नोट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ज़रा। ये इनपुट हमारी कौन सी साइड चल रही है? परचेज की। इसका मतलब है हम बायर हैं या हम सेलर हैं? बायर हैं, हम चीज़ें खरीदने गए हैं। अच्छा, डेबिट नोट इशू किया है बायर ने टू सप्लायर, बायर हैं हम, हमने डेबिट नोट इशू किया है, हमने डेबिट नोट इशू किया, बायर ने, हम बायर हैं, याद रखिएगा, बायर ने डेबिट नोट। सर आपको कैसे पता चला बायर ने डेबिट नोट इशू किया? भाई परचेज की साइड चल रही है, अगर परचेज की साइड चल रही है तो हम कौन है? बायर। प्लीज, डेबिट नोट इशूड बाय बायर टू सप्लायर। जाके जरा देखते हैं कौन कौन से डेबिट नोट बायर इशू करते हैं। पहला डेबिट नोट भी बायर इशू करता है और चौथा डेबिट नोट भी बायर इशू करता है, क्योंकि क्रेडिटर डेबिट इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। तो मे बी सिनेरियो 1, मे बी सिनेरियो 4, कोई मसला नहीं, जो मर्जी सिनेरियो ज्यूम कर लें। सिनेरियो 1 और 4, ये तो क्रेडिटर का लस लिखा हुआ था जिसकी वजह से मुझे नोट पता चल गया ये डेबिट है। अब इन दोनों सिनेरियोज में ना आप लोगों ने देखना है परचेज बढ़ रही है या कम हो रही है। परचेज क्या हो रही है? तो सिनेरियो 1 हो या 4 हो, परचेज क्या हो रही है? परचेज कम होने का मतलब इनपुट कम। तसल्ली से बात सुनिएगा, आउटपुट कम होने से या इनपुट बढ़ने से गवर्नमेंट को नुकसान होता है? भाई पहले बात सुनो फिर नोट करना। आउटपुट या इनपुट बढ़ने से गवर्नमेंट को, और अगर इनपुट कम हो रहा हो तो गवर्नमेंट को फायदा। दिन गिनने की जरूरत नहीं, नो नीड टू काउंट 180 डेज। इस सारी बहस आपने लिखनी है, नो नीड टू काउंट 180 डेज। गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, नो नीड टू काउंट 180 डेज। चले आगे। तो अच्छा बताएं, परचेज क्या करनी है मैंने? काम किस वर्किंग में जाके काम करूं?
वन में, वर्किंग वन में जाके कम कर दें। इसने तो ऐड किया हुआ दीवाने ने 6.18%। परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न समझ लें, पहला स्नेह समझ लें। परचेज रिटर्न आपको पता है वर्किंग वन में माइनस होती है, परचेज रिटर्न है ना। अब समझ आया कैसे करना है। अब इंशाल्लाह मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दी आपको। अब अगले एक और एडजस्टमेंट आ रही है सवाल में नीचे, वो आपने फिर खुद बतानी है, अब सारी लॉजिक सोच के। तो ये ज़रा तरीका था इस एडजस्टमेंट को टैकल करने का। इसको मैं इंशाल्लाह बाद में कराता हूँ। नहीं, ये वाली तो कर लें। 3 जून हमारे महीने पेमेंट हुई है, जो चीज़ें मैंने अप्रैल में ख़रीदी थी। तो पेमेंट पे तो परचेज रिकॉर्ड नहीं होती, परचेज तो रिकॉर्ड हो गई होगी मेरे ख्याल से। जब बिल आया होगा अप्रैल में, 7 चीज़ें भी आ गई होंगी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो परचेज तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई होगी अप्रैल में। मैंने अब क्या किया है, पेमेंट किया है। लेकिन एक चीज़ है कि ये उधार पे परचेज है, क्योंकि ख़रीद ली भी है अप्रैल में, और पेमेंट कब कर रहे हैं। अब कहीं लिखा तो नहीं हुआ चीज़ें डिलीवर अभी हो रही हैं कि मैं परचेज रिकॉर्ड करूं, तो चीज़ें डिलीवर तो लिखा ही नहीं, तो परचेज तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हो गई होगी जब बिल आया होगा। आमतौर पे बिल और चीज़ें साथ आ जाती हैं, सवाल खामोश हो तो एक चीज़ हाँ हमने पढ़ी थी कि क्रेडिटर को 180 डेज़ में पेमेंट करनी है, और वो भी हो रही है। तो लिखें क्रेडिट परचेज की पेमेंट 180 डेज़ में हो गई है, इसलिए कोई सज़ा देने की अब ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट परचेज की पेमेंट 180 डेज़ में हो गई है। भाई पेमेंट पे तो नहीं परचेज रिकॉर्ड होती, पेमेंट तो डिलीवरी पे परचेज रिकॉर्ड होती है। और दूसरी बात, शायद ये क्यों बता रहा था 2-3 महीने में पेमेंट हो गई है, शायद वो वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाह रहा हो। तो लिखें क्रेडिट परचेज की पेमेंट 180 डेज़ में हो गई है, तो अब किसी सज़ा की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल था वैसे जहाँ 180 दिन बाद पेमेंट हो रही थी, मुगल से पता नहीं क्या लिया था, और वो बेगम ने कहा था ले मुजरिम, तो यहाँ तो 180 दिन में पेमेंट हो रही है। बेहतर है इग्नोर ही कर दें इसको, जैसे आई के अपने भी डैश डाल दें। परचेज तो शायद तब रिकॉर्ड या होती है तब जब भी चीज़ें आएँ, ना रिकॉर्ड करनी है ना रिवर्स इसलिए नहीं करनी कि पेमेंट भी टाइम पे हो गई है। अजीब सी अंग्रेजी, थोड़ा सा हिंट तो उसको देना चाहिए था, चीज़ें उधार पे खरीदी हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर अप्रैल में खरीदी हैं और जून में पेमेंट करें तो उधार पे ही खरीदी होंगी। अगला ज़रा छोड़ें, क्योंकि ये परचेज़ किसी ख़ास सेल के लिए है, फॉर लिखा हुआ है। सप्लायर को एडवांस पे किया है, जनरल टायर को हम एडवांस पे कराए हैं ऑर्डर प्लेस करते ही। उसने क्या चीज़ें अक्टूबर में ले जाना, कब परचेज रिकॉर्ड करूं, एक्सलेंट, कब परचेज रिकॉर्ड करूं, अक्टूबर में। तो परचेज अब रिकॉर्ड करूं इसकी, बस डैश डाल के इग्नोर कर दें। इसमें कोई पढ़ी तो नहीं है ना, यही चीज़ तो नहीं लिखा होगा ये इसमें पढ़ी हुई है, पढ़ी तो कोई भी चीज़ नहीं हुई, अलग अलग चीज़ें हैं सारी, तो बस फिर डैश डाल के इग्नोर कर दें। ये वाला एडवांस पे टू सप्लायर एज पर डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, परचेज कब रिकॉर्ड होगी। ये काली हो गया, अब लाल की बात कर लेते हैं। 20.18%, इसको थोड़ा नीचे करके डाल दें वर्किंग वन में, ये लाल हो जाएगा, ये काली हो जाएगा, इनको पोर्शन कर देंगे। आगे सेल की साइड तो आसान थी, वर्किंग 3 जेन में ले आए आप। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन्स 180, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन्स 180। ओह ये अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है, चलें छोड़ें। आप लोग ये अंदर वाली अंग्रेजी कभी पढ़ी नहीं आपने ज़िंदगी में, मेरा यही ख्याल है, आप लोग कहाँ पढ़ते होंगे ये अंग्रेजी। टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड कितने जी, 180। ये रजिस्टर्ड हमने डाल दिया, ऊपर अनरजिस्टर्ड डाल दिया, तो फिगर आती जाती है, मैं दिखाता रहता हूँ आपको। नोट 1 पढ़ लेते हैं। इसमें 50 मिलियन की सेल है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को। अगर खाली इतना सा लिखा हो तो बेशक आप इसको नॉर्मल सेल ही समझ लीजिएगा, लेकिन अगर आगे एक लाइन डाल देना, कल मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आप ऐसे बंदे को सेल कर रहे हैं जिसने आगे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो फिर आप मैन्युफैक्चरर को एक तरह की हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे खुश होगी। ऐसे मैन्युफैक्चरर को जिसने चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, तो फिर आपकी सेल भी ज़ीरो रेट में चली जाएगी। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि इसको 180 में से निकाल के
ज़ीरो रेट में डाल दें। तो यहां से निकाला है और डायरेक्ट ऊपर ले गए हैं यहां पे वर्किंग नंबर 2 में। सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्संस 44, इसमें 20% है एंड कंज्यूमर्स को, मैं और आप, वी आर नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। यहां से निकालें 20% और 18% वाले में डाल दें, बिकॉज वी आर नॉट लाइबल टू बी। ये रिक्लासिफिकेशन कई दफ़ा की हुई है। अच्छा, नोट 3 इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में पढ़ दूंगा, उसको छोड़ें अभी। क्रेडिट नोट का क्या करना है जी? क्रेडिट नोट का क्या करना है? ये कौन सी साइड चल रही है? सेल की। तो हम कौन है? सेलर। तो बोलें सेलर इशूड अ क्रेडिट नोट। जरा जाके ढूंढते हैं सेलर कौन सा क्रेडिट नोट इशू करता है। कौन कौन सा बताएं, कौन कौन सा? दूसरा भी, चौथा भी। तो मे बी सिनेरियो 2, मे बी सिनेरियो 4, वट एवर सिनेरियो में बी। येलो हाईलाइटेड की हुई चीज देखें, सेल कम हो रही है। आसान वाला समझ लें, सेल प्राइस कम हो रही है। वो बुरा बंदा चीजें वापस कर रहा है, छोड़े पड़े, वजह नहीं बताई ना सवाल वाले ने। तो बस सेल कम हो रही होगी। सेल तो कम हो रही है ना, नजर आ गया? सेल 2 और 4 में सेल कम हो रही है। पहले का पता चलाना होता है कि डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, फिर पता चलाना होता है बायर है या। तो सेलर 2 क्रेडिट नोट इशू करता है, दोनों में से जो मर्जी एज्यूम कर लें, दोनों में अल्लाह का शुक्र है सेल कम होने से आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होने से गवर्नमेंट को नुकसान होगा। अब हम लिमिट लगाएंगे कितने दिनों की? अब लिमिट लगाएंगे 180 डेज। अब 180 डेज मेरा तो नहीं ख्याल गिनने की जरूरत है, इतने बड़े हो गए हुए हैं। पूरा दिसंबर यकम से ही अब यकम 2 दिसंबर से गिन लें, यकम से गिन 2 से गिन लें, इनवॉइस डेट से अगले से। बहरहाल गिनने की जरूरत नहीं है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 6 महीने बन जाएंगे। इसी 6 महीने में फरवरी आ रहा है तो थोड़ा सा बॉर्डर पे होगा काम, शायद 180 दिन पूरे होना हो, लेकिन बॉर्डर पे भी काम नहीं है हमारा। हमारे आगे जून के भी 15 दिन है। तो 6.5 महीने बड़े सेफली आप कैलकुलेटर के बगैर बता सकते हैं कि इट इज मोर देन। आप बता दें क्या हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है 180 दिन बाद? अब ये एडजस्टमेंट आपने नहीं करनी, सेल प्राइस कम होने वाली पिछली करवा दी थी मैंने। ये एडजस्टमेंट अब आप लोगों ने इग्नोर कर देनी है, ये नहीं करनी है। और अगर करनी होती तो वर्किंग 3 में सेल को कम कर देते, लेकिन वो सिर्फ कब करते? जब एडजस्टमेंट कितने दिनों में होती? 180 डेज। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ, तो सेल में डाल दें। जो चीजें कहां लेके चला गया? घर लेके चला गया। वैसे कोई नोट 3 का मतलब बता सकता है? एज्यूम दैट कलेक्टर यानी कमिश्नर वगैरह हैज नॉट एक्सटेंडेड द टाइम फॉर इश्यूएंस ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट। असल में ना 180 डेज में 180 दिनों की रिलैक्सेशन भी मिल सकती है सेलर की रिक्वेस्ट पे, लेकिन वो उसने नहीं दी। तो फिर हम 180 डेज बाद आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। हो गया था 70-80%। सवाल कितने लोगों का हो गया था? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। 70-80% पूरा पूरा कौन बोला है? माशाल्लाह, ठीक है जी, ओवर। ओ हाँ 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 हाँ, ठहरो, ये देखो, पेमेंट ऑफ सूबे का सेल्स टैक्स। मैंने कहा था सूबे के सेल्स टैक्स को अगर सवाल के डेड करें तो डेड कर दें, ना कहे तो फिर रिकॉर्ड कर दें। पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स एट 13% अगेंस्ट ट्रांसपोर्टर का बिल फॉर सेल टू, ये परचेज किसी खास सेल के लिए है। तो मैंने कहा था क्या करें इसको? वर्किंग 2.1 में डाल दें, लेकिन मैंने माजरत वर्किंग 2.1 नहीं खोली, मैंने इसको अलग से ऐड कर दिया है। क्यों मैंने अलग से ऐड कर दिया है? द रीज़न इज़ के इसमें वो 1.04 मैंने कहा था यही उठा लेता हूँ 1.04, क्योंकि 8 का 13% आ रहा होगा 1.04, अजीब सा रेट है।
8 का 13%, 1.04। तो ये मैंने, दिस परचेज इज फॉर दिस सेल। तो ये इक्का दुक्का अजीब सी चीज़ आ जाती होती है, खैर है। बंद कर दें।